हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 20 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। तो अभी तक हम थे अपने सेकंड चैप्टर पे, विच इज योर इन्वेस्टमेंट मैनेजर सिलेक्शन, जिसमें हम ये देख रहे थे हम एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर को कैसे सेलेक्ट करते हैं। और हमने उसका हाफ पोर्शन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और हम हैं अभी अदर हाफ पे, जो कि आज हम कंप्लीट करके वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम इसमें अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को। हमने जो ये पूरा देखा था फ्रेमवर्क, कहाँ गया, हाँ ये वाला। इसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमें देखनी होती है। हमारा फ्रेमवर्क किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट होता है हमारा यूनिवर्स, सेकंड होता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, थर्ड होता है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? हम देख चुके हैं यूनिवर्स, उसमें हम देख चुके हैं कैसे हम डिफाइन करते हैं अपने यूनिवर्स को। प्रीवियस वीडियो में डे 19 में हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर चुके हैं हम, जिसमें हम एट्रीब्यूशन और अप्रेजल अपने चैप्टर 1 में ही देख चुके हैं। कैप्चर रेशियो, ड्रॉडाउन, हम ये सब हमने कल पढ़ लिया। आज हम जो देखेंगे वो हम शुरू करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस, और उसके बाद फिर हम जाएंगे ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। जो ये हमारा ये पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा वो आज के चैप्टर में कंप्लीट होगा। तो ये है हमारा मैनेजर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ना बार बार उस स्लाइड को ना रेफर करना पड़ेगा, ये वाली स्लाइड को। देखो तो इसमें क्या क्या था। अगर मैं इसकी बात करूं इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस में, सबसे पहले हमने देखा था फिलॉसफी, फिर हम थे प्रोसेस पे, पीपल और पोर्टफोलियो। अभी सिर्फ इसको याद रखो कि इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस में हम क्या देखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले अपना फिलॉसफी, प्रोसेस, पीपल और पोर्टफोलियो। ठीक है, फिर हम जाएंगे अपना ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस पे, जिसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे। अभी सिर्फ हम ये वाली चीजें देख रहे हैं। हाँ, तो अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या होती है? वो एक फाउंडेशन होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की, और एवरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन अ सेट। हम कोई एजम्पशंस बनाते हैं, वो किस पे बेसिस होते हैं? हम कोई भी जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि हमें इतना गोल अचीव करना है, हमें अपनी इतनी रिटर्न्स लेंगे, वो सेट ऑफ एजम्पशंस पे हमारी पूरा बेसिस होता है उसका, जिससे हमारी परफॉर्मेंस जो होती है आती है। और हमारे जो मैनेजर के बिलीव्स है अबाउट देयर एबिलिटी टू सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट देयर सोर्सेज ऑफ रिटर्न, ये सारा किस पे आएगा? जो हम फिलॉसफी बनाएंगे। जो इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटेजीज होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटेजीज, यानी कि ईटीएफ्स। जो निफ्टी 20 वाली चीज है वो होती है हमारी पैसिव इन्वेस्टमेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पैसिव इन्वेस्टमेंट। पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या अज्यूम करती है कि मार्केट जो है ना वो सफिशिएंटली एफिशिएंट है, मतलब जितने भी उसमें कोई मिसप्राइसिंग नहीं है, कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज नहीं अराइज करती, और जितनी भी कोई भी अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो वो सारे के सारे जितने भी इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा केपेबल इनफ है कि वो अपनी जो पूरे उसको ना प्राइस में फटाफट से वो फैक्टर हो जाती है। इतना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती जिससे हम एक अपनी अल्फा निकाल सके। तो इससे क्या होता है? वो सफिशिएंटली एफिशिएंट है, और वो क्या करती है? वो कैप्चर करती है रिटर्न्स। किसके थ्रू वो रिटर्न्स को कैप्चर करती है? इक्विटी रिस्क के थ्रू, ड्यूरेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, नेचुरल डिजास्टर रिस्क और वॉलिटिलिटी रिस्क। और अगर मैं एक्टिव स्ट्रेटेजीज की बात करूं जो एक फंड मैनेजर करता है, जो कि अल्फा करने के लिए, अर्न करने के लिए पूरी अपनी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करता है, वो समझते हैं कि जो मार्केट्स है वो सफिशिएंटली इनएफिशिएंट है, उसमें मिस प्राइसिंग और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल रहती ही रहती है। और वो कैसे रिटर्न्स को कैप्चर करती है? थ्रू बिहेवियरल इनएफिशिएंसी और स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी। अब जो बिहेवियरल इनएफिशिएंसीज होती है वो मिस प्राइसिंग होती है। वो कैसे आती है? जब दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बायस की वजह से आती है, जिससे जैसे कि कौन कौन से बायस होते हैं? ट्रेंड फॉलोइंग और लॉस एवर्जन वाले जो बायस होते हैं। हर्ड, जिसे हम बोलते हैं भेड़ चाल, हर्ड वाली मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी बोलते हैं ना, कि एक अगर चल रहा है तो दूसरा भी उसके पीछे पीछे चल रहा है, वो वाले बायस की बात कर रहे हैं। ये है हमारी बिहेवियरल इनएफिशिएंसी। ये क्या होती है? टेम्पररी होती है, ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करती, और इसको हम एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं? बिफोर द मार्केट प्राइस एंड परसीव्ड इंट्रिंसिक कन्वर्जेंस। और हम जल्दी से उसको, क्योंकि वो टेम्पररी होती है, तो हम शॉर्ट टर्म में उसका फायदा उठा सकते हैं। स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी क्या होती है? मिस प्राइसिंग, जो एक्सटर्नल या इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू आती है। मान लो कोई लॉ है या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उसकी वजह से हमारे जो मिस प्राइसिंग हो रही है उसके
उसकी जो इनएफिशिएंसी उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी, वो लॉन्ग लिव्ड होती है, बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है, तब तक वो रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो चेंज नहीं हो जाते. If the source of the return is linked to credible inefficiency, there is the additional issue of capacity. एक capacity होती है, अगर हमारे पास इनएफिशिएंसी है तो एडिशनल इशू हमारे पास अराइज करता है, वो है हमारी कैपेसिटी. कैपेसिटी क्या होती है? वो होती है हमारी लेवल, रिपीटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स की बात करते हैं हम, तब उसको बोलते हैं हम दैट इनएफिशिएंसी इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट इन फ्यूचर. हम बोल रहे हैं कि जो इनएफिशिएंसी है हमारी इन फ्यूचर वो रहेगी और उसका जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा, सस्टेनेबल रहेगी, वो रिपीट होती रहेगी. तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कैपेसिटी. अब हमें इसमें फिलॉसफी में क्वेश्चंस क्या पूछने चाहिए अपने आप से या इन्वेस्टर से, जो ये हमें आंसर होए. कैन द मैनेजर क्लियरली एंड कंसिस्टेंटली आर्टिकुलेट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी? क्या ये मैनेजर क्लियरली और कंसिस्टेंटली अपनी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको आर्टिकुलेट कर सकता है, बना सकता है? What are the assumptions credible and consistent? कौन कौन से assumptions वो अप्लाई कर रहा है? How has the philosophy developed over time? कैसे वो philosophy उसकी जो बनी है, assumptions बने वो कैसे बने हैं? Are the return sources linked to credible and consistent inefficiency? ये कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है इसमें, क्रेडिबल है ना वो, मतलब उसमें हम भरोसा कर सकते हैं जो सोर्सेज, रिटर्न के सोर्सेज है. इन्वेस्टमेंट पर्सनल है हमारा सेकंड. हमारे तो फिलॉसफी, पीपल, प्रोसेस और था हमारा पोर्टफोलियो. तो इसमें हम आ गए इन्वेस्टमेंट पर्सनल पे. इन्वेस्टमेंट पर्सनल क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड. तो अब हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट पर्सनल की. इन्वेस्टमेंट पर्सनल क्या होता है? इवन द बेस्ट प्रोसेस जो भी हम बना रहे हैं, अगर मान लो मेरे जो मैंने अपना पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है वो बेस्ट है एकदम, कि वो मैं बहुत ही अच्छे उसमें रिटर्न्स जो है बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स अर्न कर सकती हूँ, बट वो अगर पुअर एग्जीक्यूशन होगी, जो कि लोग जो इसमें इन्वॉल्व है उसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, मेरे रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं आएंगे. स्ट्रेटेजी चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब तक एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं होगी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी डिस्ट्रॉय हो सकती है. इसमें ये नहीं बोल रहे, व्यू ये नहीं है कि हम लाइक कर रहे हैं मैनेजर को या टीम को, बट उसमें क्या है, ट्रस्टिंग वाला थिंग आएगा कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं उसके जो एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है वो की इंप्लीमेंट करेगा स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से. इसमें हमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछने चाहिए? हमें पूछना चाहिए कि डज द इन्वेस्टमेंट टीम हैव सफिशिएंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस टू इफेक्टिवली एग्जीक्यूट द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस? क्या जो इन्वेस्टमेंट टीम है उसके पास सफिशिएंट एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है? सेकंड, डज द इन्वेस्टमेंट टीम हैव सफिशिएंट डेप्थ टू इफेक्टिवली एग्जीक्यूट द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस? इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर कोई स्मॉल यूनिवर्स है पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक्स का तो उसके लिए हमें ज्यादा बड़ी टीम की जरूरत नहीं है, बट अगर मैं कोई ग्लोबल मैक्रो मल्टी स्ट्रेटेजी फंड कोई बना रही हूँ तो उसके लिए मेरे को रिक्वायर्स अ लार्ज टीम विद एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस सपोर्टिंग द मैनेजर. व्हाट इज द लेवल ऑफ की पर्सन रिस्क? की पर्सन रिस्क क्या होता है कि मान लो पूरी एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा इसका पूरा जो काम संभाल रहा है कोई इंसान, वो उसकी पूरी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एग्जाम्पल, अगर मैं टाटा, जैसे ही मेरे दिमाग में टाटा आता है ना, मेरे दिमाग में रतन सर का नाम आता है, रतन टाटा सर का मेरे दिमाग में नाम आता है उनका, क्योंकि वो एक इतने इंटेग्रिटी, उनका इतना अच्छा उनकी पर्सनैलिटी थी जिसकी वजह से टाटा पे लोग ट्रस्ट करते हैं. तो जो रतन सर थे वो क्या है, वो एक की पर्सन है. एग्जाम्पल, रिलायंस की बात करूं तो मेरे दिमाग में मुकेश अंबानी आएंगे, ठीक है. तो जो मुकेश अंबानी वो क्या हो गए, वो की पर्सन रिस्क हो गए. मतलब की पर्सन अगर उसको कुछ हो जाता है की पर्सन को, तो मेरी कंपनी चलना मतलब उसके प्रॉफिट्स गिरना चालू हो जाएंगे. What kind of agreements and incentives exist to retain and attract key employees to join and stay at the firm? अगर मैं बोल रही हूँ कि ऐसे कोई की पर्सन या की एम्प्लॉय है तो मैं ऐसे क्या एग्रीमेंट्स बनाती हूँ, क्या उनको ऐसे इंसेंटिव्स देती हूँ जिससे कि वो वहीं पर ही रहे, रिटेन रहे, कहीं इधर उधर जाए ना छोड़कर, और ज्वाइन करे और हमारी फर्म में स्टे करें. अब फिर हम बात करते हैं वाला लास्ट क्वेश्चन की व्हाट हैज बीन द टर्नओवर ऑफ फर्म पर्सनल? कितना पैसे वो कमा पा रहे, कितने रिटर्न्स कमा पा रहे हैं. अगर हम देखते हैं कि बिहेवियरल बायस अमंग इन्वेस्टमेंट टीम्स वो क्या है हमारा, इसमें बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है ऑफन मेड बाय द टीम्स रादर देन इंडिविजुअल. हम कोई एक बंदा नहीं बनाता जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाए, उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, एक बंदा तो नहीं बना सकता. वो इसलिए बोलते हैं, दो रीजन है उसके. फर्स्ट रीजन ये है कि टू हेड्स आर बेटर देन वन. ये एक प्रोवर्ब है, ये बोलते हैं कि दो लोग ज्यादा सही होते हैं एक इंसान से, क्योंकि उनके पास डिफरेंट स्किल्स होती है, एक्सपीरियंस होता है, और वो बहुत इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं. सेकंड होता है हमारा, वो की पर्सन का जो रिस्क होता है वो मिटिगेट कर देते हैं, क्योंकि इनमें सबकी सलाह लेकर हम काम करें, कोई एक पर्सन काम नहीं कर रहा. क्वेश्चंस जो हम इस पे पूछेंगे, हम ये पूछेंगे हाउ लार्ज इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग टीम? कितनी बड़ी हमारी टीम है? और हमारी जो रिसर्च है वो कहती है कि टीम साइज हमेशा 3 से 5 तक होना चाहिए, ऑप्टिमल होता है.
क्योंकि लार्जर टीम्स की वजह से बहुत सारे कोऑर्डिनेशन में इश्यूज आते हैं। सेकंड हम बोल रहे हैं कैसे डिसीजंस बनाए जा रहे हैं, कैसे मीटिंग्स को कंडक्ट कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है, इन्वेस्टमेंट टीम क्या डाइवर्स है। अब जो ये बायस, चलो टीम आ गई, टीम हमने रख ली, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट अपनी जो टीम थी वो कर दी, बट इसमें ना 3 बायस आते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जो पर्सनल बायस है वो तो हम देख चुके, बहुत बार हमने देखा है कि कौन कौन से बायस होते हैं। अवेलेबिलिटी बायस है हमारा, और हमारा रिस्क एवर्जन बायस है, और भी बहुत सारे बायस जो हमने देखे हैं वो सारे बायस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बायस होते हैं जब हम टीम में होते हैं? एक तो है हमारा ग्रुप थिंक बायस। ग्रुप थिंक बायस क्या होता है? जब एक, अगर मान लो 5 लोगों की टीम है, अब ये सारे के सारे 5 लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि ना मैं कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीज ना बोल दूं जिसकी वजह से लड़ाई हो जाए एक टीम में। हम क्या करेंगे, तो हम सारे कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे। कंसेंसस मतलब आपसी सहमति बनाने की कोशिश करेंगे कि कोई लड़ाई ना करे, जिसकी वजह से कोई किसी के पास अगर उल्टे, मतलब जैसे मान लो एक ना पूरी 4 लोग कोई और कुछ और उनका ओपिनियन है, बट जो 5th पर्सन है उसका ओपिनियन थोड़ा डिफरिंग है इन 4 लोगों से, बट वो हो सकता है यूजफुल हो, तो वो भी नहीं, वो 5th पर्सन वो उसको बोलेगा नहीं क्योंकि उसका वो डिफरिंग व्यू है पूरे टीम के हिसाब से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रुप थिंक बायस। ग्रुप जो है एक साथ एक जैसा थिंक कर रहा है ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सके। इसमें क्या करते हैं, अकर्स व्हेन अ टीम मिनिमाइजेस कॉन्फ्लिक्ट, और हम क्या करते हैं, रीचिंग और मेंटेनिंग कंसेंसस पे हमारा ज्यादा ध्यान रहता है। जो परस्यूट ऑफ हार्मनी है ना, वो हमारी इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को खत्म कर देता है। हम हार्मनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को नहीं बोल रहे। तो उससे क्या होता है, इंकरेज करता है वो इंडिविजुअल्स को टू विद होल्ड इन्फॉर्मेशन। हम वो इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर कोई डिफरिंग या कोई अपोजिंग व्यू आएगा। तो इससे क्या होता है, हमेशा डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी आ सकती है। अगर हम बोले कि इससे क्या होगा, एक तो कंफर्मेशन बायस होगा, सब लोग एक ही चीज पे कंफर्म कर रहे हैं। इससे क्या होता है, क्लोज माइंडेडनेस होगी। हम ज्यादा, जब हम एक ही चीज को सुनेंगे, किसी और के बाहर के व्यूज ही नहीं ले रहे, तो हमारा कोई थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो बन ही नहीं रहा है, और जिससे कि हमारी जो फ्रेश सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है और हमारी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन वो सब इग्नोर और मिनिमाइज हो जाती है। ये है हमारा ग्रुप थिंक बायस। हमारा सेकंड है अथॉरिटी बायस। अथॉरिटी बायस क्या होता है, अगर मान लो मेरा एक सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स, तो अगर 5 लोगों की, अगेन 5 लोगों की टीम है, जिसमें से जो मैं हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की कोई अच्छी वो हूँ, एक्सपर्ट मैटर हूँ, ठीक है, मेरे को ना इसमें बहुत सारी अच्छी खासी नॉलेज है। बट अगर मान लो कि ये कोई रिसर्च एनालिस्ट मेरे पास आया और उसने ना कुछ ऐसी चीज बताई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि ये वाला स्टॉक, चलो इकोनॉमिक्स नहीं, इसमें जो एग्जांपल दिया वही बताती हूँ। सेमीकंडक्टर जो मैं एक सेमीकंडक्टर की एनालिस्ट हूँ, बहुत अच्छी रिसर्च एक्सपर्ट हूँ सेमीकंडक्टर्स पे। एक कोई रिसर्च एनालिस्ट आया मेरी टीम में, तो वो बोल रहा है कि ये वाला स्टॉक पिक करते हैं हम सेमीकंडक्टर का। तो अब क्या होगा, मैंने उस चीज को ना मना कर दिया स्टॉक को कि वो अच्छा स्टॉक नहीं है। तो ये जो 4 लोग होंगे, ये लोग ना मेरे को अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोचते हैं कि मेरे पास ना ज्यादा एक्सपर्टीज है उस सब्जेक्ट पे, तो ये लोग सारे मना कर देंगे और मेरी बात मानेंगे। ये सबसे ज्यादा सिचुएशन में तब होता है, तब कोई सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज है, कोई सीनियर बंदा है, अगर जैसे होता नहीं, कोई टीम्स में अगर कोई सीनियर है तो सीनियर को अपोज करने से लोग डरते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रुप्स डिफरिंग टू अ पर्सन दैट इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। इसका एग्जांपल है, वही रिसर्च एनालिस्ट कोई सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट स्टॉक लेके आता है, बट हम मना कर दे रहे हैं। अगर जो एक मेंबर है जो रिसर्च एक्सपर्ट है उस चीज में, सेमीकंडक्टर में, तो इसकी वजह से हमने क्या किया, हम चारों जो भी टीम में थे उन सबने भी मना कर दिया। थर्ड है हमारा एवर्जन टू कॉम्प्लेक्सिटी। एवर्जन टू कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आप खुद देखो, ये नॉर्मल एक पर्सनल के, एक अगर मैं इंसान की बात करूं तो वो भी ऐसा ही करता है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगी ना, हम लोग उसको क्या करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, उसको टालने की या उसको डेफर करने की कोशिश करते हैं, रादर देन उसको चैलेंज समझ के उसको करने के लिए कोशिश नहीं करते। हम क्या करते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, मान लो कि कोई हम 5 लोग या 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और डिस्कशन चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमें कौन सा स्टॉक्स पिक करने चाहिए, क्या हमारी कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ये सब चीजों को हमें वो करना है, हमें ना इस पे डिस्कशन करनी है। कोई न्यूक्लियर स्टॉक लेना है या कोई हमें न्यू स्ट्रेटेजी कोई सोचनी है, तो हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। हम उसको क्या करेंगे, एवर्स करेंगे, उससे दूर रहेंगे और बेफिजूल की बातों में अपना पूरा ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। इसको हम बोलते हैं एवर्जन टू कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स डिसप्रपोर्शनेट अटेंशन इज गिवन टू ट्रिवियल इशू। बेकार के इश्यूज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है एट द एक्सपेंस ऑफ इंपॉर्टेंट बट हार्डर टू ग्रास्प और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स। इस फिनोमिना को हम पार्किंसन लॉ ऑफ ट्रिवियलिटी और कॉलिक्वलिटी भी बोलते हैं, कॉलिक्वली या फिर बाइक शेडिंग, कॉलिक्वली।
7th है हमारा मैनेजर की इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, हमने देखा है फिलॉसफी, ठीक है, फिर हम देख चुके हैं पर्सन, प्रोसेस, अब हम आ गए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या बोल रहे हैं कि डिसीजन कैसे बनाए जाते हैं एक मैनेजमेंट में। सबसे पहले तो हम सिग्नल क्रिएशन करते हैं, यानी कि आइडिया का सिग्नल क्रिएशन इज योर आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सिग्नल क्या होता है, वो एक ऐसा डेटा पॉइंट या फैक्ट होता है जो हम जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं ताकि हम फटाफट से उसको इंप्लीमेंट कर सके अपने इन्वेस्टमेंट पोजीशन में। The key to exploiting inefficiency is to have all of the following, कि हम exploit कर सके inefficiency। तो inefficiency कैसी होनी चाहिए तभी हम उसको exploit कर सकते हैं, वो होनी चाहिए यूनिक, हमारे पास ही होनी चाहिए, ज्यादा लोगों के पास होगी तो फिर उसका फायदा नहीं होगा, वो inefficiency तो रहेगी ही नहीं, वो तो फिर फटाफट से उसमें जो प्राइस में है वो फैक्टर इन हो जाएगी। तो हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है और क्या वो मैनेजर है वो उसको इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकता है, कोई वो अनएथिकल चीज तो नहीं कर रहा, टाइमली में उसको वो इन्फॉर्मेशन जो इनएफिशिएंसी है वो मिल जानी चाहिए टाइम, अगर वो कोई उसको जल्दी से इंप्लीमेंट करना है तो फटाफट से टाइमली मैनर में उसके पास वो इनएफिशिएंसी प्रोवाइडेड हो जानी चाहिए। अगर मान लो ये इनएफिशिएंसी ऐसे मिली, जैसे न्यूज है, ये सबको ये न्यूज़पेपर में एक न्यूज मिली है, बट मैं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर हूं जो इंटरप्रेट डिफरेंटली करता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये तो मेरी एक मतलब मेरी एक स्किल है कि मैं डिफरेंटली उसको इंटरप्रेट करती हूँ। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, डज द मैनेजर पजेस अ यूनिक वे ऑफ इंटरप्रेटिंग, ये हम क्वेश्चन पूछेंगे। और डज द मैनेजर क्लेम देयर स्ट्रेटेजी पजेसेस अ सीक्रेट सॉस, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ही एक ऐसी चीज है जिसमें एक सीक्रेट सॉस क्या होता है हमारा, जैसे हम खाना बनाते हैं तो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम डाल रहे हैं उसमें, वैसी एक स्ट्रेटेजी है जो कि जिसमें हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि हम इंटरप्रेट कर रहे हैं हमें, और इसलिए अल्फा जनरेट हो रहा है। और हम ये भी बोल सकते हैं क्या जो मेरी टीम है वो स्मार्टर देन अदर मैनेजर्स तो नहीं है। सिग्नल कैप्चर क्या होता है, अब हमें चलो सिग्नल मिल गया, हमें एक इनएफिशिएंसी मिल गई कि हमारे पास ना प्राइस की थोड़ी मिस प्राइसिंग है, तो अब हम उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। इंप्लीमेंट मतलब इसका मतलब क्या है, सिग्नल कैप्चर का इसका मतलब है कि हम जो जनरेटेड इन्वेस्टमेंट आइडिया है उसको फटाफट से कैसे हम इन्वेस्टमेंट पोजीशन में उसको ट्रांसलेट करते हैं। हमें इसमें क्वेश्चन क्या पूछने चाहिए, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर ट्रांसलेटिंग इन्वेस्टमेंट आइडियाज इनटू इन्वेस्टमेंट पोजीशंस। इज दिस प्रोसेस, हम क्या उसको रिपीट कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। What is the process and how it ultimately is responsible? Who is responsible for approving an investment position? अब हम चलो ठीक है, बन गया हमारा पूरा का पूरा, फर्स्ट स्टेप था हमारा, हमने आइडिया ढूंढा, फिर सेकंड है हमारा उसको कैप्चर करना, कैप्चर मतलब पोजीशन में, मतलब हमें पोजीशंस लेना। थर्ड है हमारा पोर्टफोलियो भी तो बनाएंगे हम, तभी तो ऐसे थोड़ी एक स्टॉक को लेके बैठ जाएंगे। फिर हम करेंगे मॉनिटरिंग, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, मॉनिटर, ठीक है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हाउ इन्वेस्टमेंट पोजीशंस आर इंप्लीमेंटेड विद इन अ पोर्टफोलियो, ये क्या कैप्चर करता है, रिस्क मैनेजमेंट की मेथोडोलॉजी भी कैप्चर करता है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इज कंसिस्टेंट विद द इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होती है वो होनी चाहिए जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारे assumptions है उसके बेसिस पर और उसके प्रोसेस पर और हमारे एक्सपर्टीज ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्सनल पर। हमें क्वेश्चंस क्या पूछने चाहिए कि हमारी जो हाउ आर पोर्टफोलियो एलोकेशन सेट एंड एडजस्टेड, कैसे हम पोर्टफोलियो में उसकी एलोकेशंस करेंगे, और डू पोर्टफोलियो एलोकेशंस इनकॉर्पोरेट द मैनेजर्स कन्विक्शन, मैनेजर की कन्विक्शन को क्या वो जस्टिफाई कर रहा है। हाउ हैव द पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज्ड विद द एसेट ग्रोथ, एसेट जैसे जैसे हम AUM इंक्रीज करेंगे कैसा हमारा पोर्टफोलियो का कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। डज द पोर्टफोलियो यूज स्टॉप लॉस, क्या वो जो मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर या स्ट्रेटेजी है, वो स्टॉप लॉस लगाती है। स्टॉप लॉस दो तरीके के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड स्टॉप लॉस क्या होता है, मान लो कि अगर कोई मार्केट गिर रही है और मैंने ये एक प्राइस लगाया हुआ है 100 पे, तो हमारा जो हार्ड स्टॉप लॉस होगा वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे प्राइस आया फटाफट से हम क्या करेंगे, इसमें एक मैंने ऑर्डर डाल रखा है, सेल ऑर्डर, मान लो बाय कर रखा था ये, बट ये अपना मार्केट नीचे गिर गई तो ये मेरा 100 पे स्टॉप लॉस था, तो फटाफट से वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ये होता है हमारा हार्ड स्टॉप लॉस। सॉफ्ट स्टॉप लॉस क्या होता है कि मान लो चलो ये मैंने कोई ऑर्डर नहीं लगाया अभी, इसमें क्या है जो मार्केट गिर गई, हमारा मन का जो मेंटल हमारा स्टॉप लॉस था वो होता हमारा 100। अब हम ना अपने पोजीशंस को ना देखेंगे कि क्या हमें 100 पर ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कि अगर मार्केट गिर रही है तो हम ये सोच रहे कि क्या ये टेम्पररी है, जिसकी वजह से क्या पता ये मार्केट यहाँ से 99 से ही रिवर्सल मार जाए। तो हम ये इवेल्युएट करेंगे कि क्या ये 100 हमारी अपनी पोजीशंस को मतलब देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि क्या हमें अपना जो स्टॉप लॉस है उसको चेंज करना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर यूज्ड, कौन सी सिक्योरिटीज यूज की हुई है। हाउ आर हेजेस इंप्लीमेंटेड, हाउ आर लॉन्ग एंड शॉर्ट आइडियाज एक्सप्रेस्ड।
फिर हमारा है रिस्क कंसिडरेशन, जो हम रिस्क का भी पार्ट लेंगे अपने उसमें। व्हाट परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो कैन बी लिक्विडेटेड इन 5 बिजनेस डेज और लेस। हम ये बोल रहे हैं कि कितना परसेंटेज हमारे पोर्टफोलियो का हम फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 5 डेज, 5 दिन बोल रहे हैं, 5 या फिर उससे कम। और कौन से ऐसे परसेंटेज होंगे जो 10 दिन से ज्यादा लेंगे लिक्विडेट होने में। What is the average daily volume weighted by portfolio position size? Have any of the portfolio holdings been suspended from trading? कोई ना कोई ऐसा स्टॉक है जिसको गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है कि उसमें अब तुम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और उसका नाम तुम्हें पता होना चाहिए और किस सर्कमस्टांसेस में उसको सस्पेंड किया हुआ है। Are there any holdings in which the ownership by the firm across all portfolios collectively accounts for more than 5% of market capitalization or float of that security? What is the firm's trading strategy? फर्म की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है? और does the investment manager tend to provide liquidity or demand it? Has the trading strategy changed in response to asset growth? फिर हमारा जो लास्ट हमारा पोर्शन था मॉनिटर करना पोर्टफोलियो को, वो हम मॉनिटर कब करते हैं? जब एक नई इंफॉर्मेशन या फिर हमें एनालिसिस करनी होती है। वो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल कंसिडरेशन दोनों को हमें देखना पड़ता है, तब जाके हमें मॉनिटर करते हैं पोर्टफोलियो को। एक्सटर्नल कंसिडरेशंस इंक्लूड हमारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मार्केट्स को हम देख रहे हैं कि क्या इन्वायरमेंट कोई चेंज तो नहीं हुआ, कि इसमें बोल रहे हैं कि जो मैनेजर की एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट द मार्केट इनएफिशिएंसी, दैट इज द स्ट्रेटजीज फोकस। एक्सटर्नल में हम क्या देख रहे हैं? इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मार्केट्स, ब्रॉडर व्यू ले रहे हैं एक्सटर्नल। इंटरनल में हम क्या देखेंगे? पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस अगर कुछ हमारी अच्छी नहीं आई है तो हम उसको मॉनिटर करेंगे कि अगर हमें कोई चेंज करना पड़ रहा है, हमें एलोकेशन चेंज करना है, कोई एसेट चेंज करना है, तो वो सब हम देखेंगे। हमारे रिस्क प्रोफाइल, अगर रिस्क तो नहीं बढ़ गया वो चेक करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या हमारी सही से हुई है, या कोई हमारे जो हमने एसेट एलोकेशन के वेट्स डालते वो तो नहीं चेंज हो गए, इसकी वजह से हमें मॉनिटर करना पड़ता है। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन हेल्प्स टू इंश्योर दैट द मैनेजर रिमेन्स एप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट्स मैंडेट। 8th है हमारा ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। अब हम आ गए, हमने क्या क्या देख लिया। हमने सबसे पहला हमारा जो था, हमारा था यूनिवर्स, ठीक है। फिर हमारा था क्वांटिटेटिव, हमारी जो एनालिसिस करते हैं। फिर है हमारा थर्ड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमने दो चीजें देखी, इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं यूनिवर्स, और क्वांटिटेटिव हम पहले वाले अपने डे 19 में कर चुके हैं। अब हम आ गए ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में। मैं फिर से वो एक बार स्लाइड दिखाती हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली अब हम देख रहे थे, जस्ट अ सेकेंड। ऑपरेशनल में हमने क्या देखा था? ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में अब हम चेक करेंगे इसमें प्रोसेस एंड प्रोसीजर को देखेंगे, फिर हम फर्म को देखेंगे, इन्वेस्टमेंट व्हीकल, टर्म्स और मॉनिटरिंग। इसमें हमें याद रखना है, प्रोसेस देखना है, फर्म देखना है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल देखना है और टर्म्स देखना है। तो हम आ गए ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस क्या करती है? वो एनालाइज करती है हमारी इंटेग्रिटी ऑफ द बिजनेस, और हम ये करते हैं टू सीक टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट दीज रिस्क बाय एग्जामिनिंग एंड इवेल्युएटिंग द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर। हम क्या करते हैं ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में? हम बिजनेसेस को इंटेग्रिटी क्या होती है? मैं अगर बोल रही हूँ मेरे में इंटेग्रिटी है, मतलब तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, ये होती है इंटेग्रिटी का मतलब। कि मेरे एक्शंस, मैं ऐसे बोल के ट्रस्ट नहीं होगा, मैं ऐसे अपने एक्शंस कर रही हूँ जिससे मैं जो मैं बोल रही हूँ, आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स। इसका मतलब क्या है? जो मैं बोल रही हूँ मैं वो ही कर भी रही हूँ, और प्लस मेरे एक्शंस कुछ ऐसे हैं कि जिससे हम ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि हाँ ये मतलब सही है, ये इन्वेस्टमेंट या कोई इन्वेस्टमेंट फर्म। तो इसमें क्या बोलते हैं कि वो इवेल्युएट करते हैं हम रिस्क को बाय एग्जामिनिंग एंड इवेल्युएटिंग फर्म की पॉलिसी और प्रोसीजर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि वो बिजनेस सही है या नहीं है। जो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बैक ऑफिस होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट स्टाफ, मैं एक फंड मैनेजर हूँ बट मेरे पास कोई ना कोई तो स्टाफ रहेगा ना, कि जो मेरे बैक ऑफिस में होगा वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है, ताकि वो मेरे जो एसेट्स है उसको सेफगार्ड कर सके और अच्छी एक्यूरेट रिपोर्ट्स बना सके और इन अ टाइमली मैनर, और वो ऐसा कुछ करे कि मतलब ह्यूमन एरर ना बहुत कम हो। मेरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि ऐसा स्टाफ जिसको मैं रिलाई कर सकूं, और टाइमली वो मेरे को चीजें पूरा अच्छे से अच्छे एक्यूरेट रिपोर्ट्स बना सके, और जो एसेट्स है उसको ऐसे ट्रीट कर सके, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हमारे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, कि ताकि वो उनका ही पैसा है, लॉस ना करे वो। रिस्क मैनेजमेंट भी हम इसमें देखते हैं कि फंक्शन शुड बी व्यूड एज इंटेग्रल पार्ट, ना कि पेरिफेरियल। पेरिफेरियल एक वर्ड है पेरिफेरी से, पेरिफेरी इज योर बाउंड्री। जो रिस्क मैनेजमेंट है, अगर ये मेरी पूरी स्ट्रेटेजी है ये वाली, तो रिस्क मैनेजमेंट को हमें बाउंड्री पर नहीं लेना है। रिस्क मैनेजमेंट भी हमारी स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, और हमें ऐसे जो रिस्क मैनुअल है वो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए फॉर रिव्यू, जिसमें हम देख सकते हैं जो पोर्टफोलियो है वो हार्ड और सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस देखनी चाहिए। उसके पास क्या है?
how are these guidelines monitored, what is the procedure for curing breaches, अगर कोई breaches हुए हैं रिस्क में तो हम कैसे उसको क्योर कर रहे हैं, who is the responsible for risk management, कौन है responsible risk management के लिए, is there an independent risk officer, क्या कोई risk officer है independent। फिर हम बात करते हैं थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो, मान लो चलो मैं एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर हूं, मैंने सारी स्ट्रैटेजी बना दी, सब कर दिया, बट मेरे को अब अपनी पोजीशंस भी तो लेनी है, अपना एग्जीक्यूशन भी तो करना है कि मेरे जो ये वाले मेरे को स्टॉक्स चाहिए, ये वाले इक्विटीज चाहिए, तो ये क्या है, ये तो मैं ब्रोकर के थ्रू ही तो करूंगी, या फिर कोई ऑडिटर होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, या लीगल काउंसिल, इतने सारे बाहर के थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो फर्म की परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग पर इफेक्ट डालते हैं। हमें अगर मान लो ऑडिटर बार बार चेंज हो रहा है, तो हमें ये भी देखना है ना कि ऑडिटर इतना चेंज क्यों हो रहा है, कि उसमें कोई कुछ ऐसा फर्म ऐसा ट्राई कर रही है जिससे कि वो छुपाना चाह रही है। तो हम देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स है, क्या वो नोन है और रिस्पेक्टेड है, क्या ऐसे कोई चेंज तो नहीं हुआ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स में, अगर हुआ है तो क्यों और कब। फिर हम देखते फर्म में हम बात करें, जो फर्म होगी ना, हम उसको देखेंगे कि वो सक्सेसफुल बिजनेस की तरह हमेशा सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करके रखे और चलती रहे, ऐसा ना हो कि वो गोज आउट ऑफ बिजनेस, दैट डज नॉट हैव रिपीटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इसमें हम क्वेश्चन क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, टोटल फर्म की AUM क्या है, AUM क्या होता है हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट, और हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, हमारा ब्रेक इवन क्या है AUM का, हमारी फर्म की स्ट्रेटेजीज क्लोज है, क्लोज टू न्यू कैपिटल है, क्या हम उसको स्केल तो नहीं कर सकते, स्केल मतलब क्या हम अपने AUM को बढ़ा सकते हैं, हाउ मच कैपिटल वुड द फर्म लाइक टू रेज, कितना कैपिटल फर्म चाहेगी रेज करना। अब फर्म जो भी इंडिपेंडेंट है, अगर कोई फर्म, तो वो क्या होगी, उसके पास ग्रेटर ऑटोनॉमी होगी और फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अगर कोई इंडिपेंडेंट फर्म है, कोई मतलब ऐसे दो लोग नहीं है, जैसे मान लो एक बंदे की कोई फर्म है, तो वो क्या इंडिपेंडेंट होगा। मान लो ऐसे कोई उसके पास 2-3 पार्टनर है, बी और सी उसका पार्टनर है, ठीक है, तो अब क्या होगा, बी और सी, अगर कोई ए डिसीजन बनाना चाह रहा है तो वो क्या बना सकता है, नहीं बना सकता, उसको बी और सी की सहमति चाहिए होगी कि वो भी उस चीज को एग्री कर सके उस डिसीजन पे। बट अगर ए अकेला खुद बनाएगा तो उसके पास ग्रेटर एटोनॉमी मतलब फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसके पास, बट जो उसका कॉस्ट होगा ना, वो उसके पास हायर कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा, और उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा जब मार्केट्स के इवेंट्स के दौरान, और पोटेंशियल उसके पास बिजनेस रिस्क भी होगा, क्योंकि एक बंदे को पूरा बिजनेस नहीं चलाना आया, उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, उतना उसका डाइवर्स नहीं है, तो उसका जो दूसरे का माइंड होगा, 2 हेड्स आर बेटर देन 1, जो इसमें बात कही है वही है इसमें। तो इसमें हम बात कर रहे हैं हायरिंग अ मैनेजर रिक्वायर्स ट्रस्ट, कोई भी हम मैनेजर जब भी हायर करते हैं तो हमें ट्रस्ट चाहिए होता है, और एक जो फर्म का कल्चर है ना, वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना चाहिए एक मैनेजर और इन्वेस्टर को, कि दोनों के जो इंटरेस्ट है वो एक साथ अलाइन है। अब इसमें जो लीगल और कंप्लायंस होंगे ना, वो लीगल और कंप्लायंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसमें ये देख रहे हैं कि क्या कंपनसेशन अरेंजमेंट्स है की एम्प्लॉयज की, डू एम्प्लॉयज इन्वेस्ट पर्सनल एसेट्स, क्या जो अपने खुद के एसेट्स भी वो उसी स्ट्रेटेजी में पुट कर रहा है जो वो दूसरे की कर रहा है। अगर वो हाँ कर रहा है तो इससे मतलब एक ट्रस्ट इंक्लूड होगा कि वो ट्रस्ट कर सकते हैं हम। डज द फर्म फॉस्टर अ कल्चर ऑफ कंप्लायंस, क्या उसके पास एक कंप्लायंस का पूरा डिपार्टमेंट है कि जिसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है कोई फर्म में तो हम उसके पास जा सकते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर के पास। व्हाट इज कवर्ड इन द कंप्लायंस मैनुअल, क्या क्या कंप्लायंस मैनुअल में कवर किया गया है। हैज द फर्म और एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज बीन इन्वॉल्व विद एन इन्वेस्टिगेशन बाय एनी फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। हैज द फर्म बीन इन्वॉल्व इन एनी लॉसूट तो नहीं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही। आर एनी ऑफ द फर्म्स एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन लीगल एक्शन और पर्सनल लिटिगेशन दैट माइट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू कंटिन्यू टू फुलफिल देयर फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल की। हमने अभी तक इसमें क्या किया था, इसमें था प्रोसेस, फर्म, और अब हम आ गए इन्वेस्टमेंट व्हीकल पे। इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होती है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और सूटेबिलिटी फॉर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होती है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो कितनी अप्रोप्रिएट है और सूटेबल है इन्वेस्टर की। इसमें हमने हमेशा एथिक्स का पार्ट देखा है। एथिक्स में एक हमारे पास हमारा एक प्रिंसिपल भी है जिसे बोलते हैं सूटेबिलिटी। तो इसमें ये वाली चीज उसको ध्यान में रखकर इसको पढ़ना। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं इम्प्लीमेंट करते हुए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। एक तो इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट जिसे हम SMAs भी बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे पूल्ड और कमिंगल्ड व्हीकल्स। कमिंगल्ड व्हीकल्स का एक एग्जांपल बहुत अच्छा खासा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे कि मनी बहुत सारे इन्वेस्टर से लिया जाता है और सिंगल पोर्टफोलियो में डाल दिया जाता है और उसके पास कस्टमाइजेशन नहीं होती। एक हमारे पास अगर कोई ये म्यूचुअल फंड है, मान लो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, तो इसमें कोई लार्ज कैप फंड है तो इसमें कोई वो नहीं होगा
जिन जिनको इन्वेस्टर्स को जो जो पैसे डालने हैं वो फटाफट से उसमें पैसे डाल सकते हैं। कोई इनके लिए कोई कस्टमाइजेशन नहीं होगा कि मेरा ऐसा कुछ चॉइस है, मैं अपने मतलब मान रहा हूँ पूरा लार्ज कैप में नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, मैं किसी और चीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसको हम बोलेंगे लार्ज कैप, उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं होगी। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है ओपन एंडेड फंड, क्लोज्ड एंड फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ, ईटीएनस, एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स और हेज फंड्स। जो इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट्स है उनमें क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है, उनको कस्टमाइज किया जाता है, उनको टैक्स एफिशिएंसी मतलब हर एक इंसान के लिए क्या वो टैक्स एफिशिएंट है वो सब देखा जाता है, रिपोर्टिंग की जाती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, इट कम्स एट अ हायर कॉस्ट। अब इसकी जो मैनेजमेंट फीस है वो तो देनी पड़ेगी जब कस्टमाइजेशन हम करा रहे हैं। अब हम इसमें बात कर रहे हैं सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट। सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट जो कि हम इन्वेस्टर के नेम में उसको होल्ड करते हैं और हमारे अलग अलग मतलब उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, ओनरशिप, जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज है वो डायरेक्टली ओन की जाती है, उससे एडिशनल सेफ्टी प्रोवाइड होती है, डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। मान लो कि अगर किसी पूल में ये एक इन्वेस्टमेंट पूल है, इसमें ना क्या करना है, दूसरे बंदे को ना रिडीम करना है, तो इसकी वजह से पूरे पोर्टफोलियो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक सिर्फ एक सिंगल बंदे के लिए ही एक पूरा फंड बनाया गया है, तो उससे रिडेम्पशन और लिक्विडिटी डिमांड ऑफ अदर इन्वेस्टर्स इन द स्ट्रेटेजी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। इससे हमारा लीगल ओनरशिप बहुत क्लियर हो जाता है फॉर द रिकवरी ऑफ एसेट्स, क्योंकि जबकि जैसे बैंकरप्सी वगैरह हुई तो हमें पता है हमें किसको पैसे देने हैं, ऐसा नहीं होगा, मतलब प्रो राटा बेसिस पर नहीं काम चलेगा। कस्टमाइजेशन होती है इसमें एक एडवांटेज, टैक्स एफिशिएंसी होती है, ट्रांसपेरेंट होता है कि वो रियल टाइम और पोजीशन लेवल पूरा डिटेल में प्रोवाइड करती है, ट्रांसपेरेंट होता है, एक्यूरेट एट्रीब्यूशन टू द इन्वेस्टर। अब इसका जो ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस कंसिडरेशंस में हम क्या क्या देखेंगे, इसमें एक डिसएडवांटेज है इसकी कॉस्ट। जब हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, हम उसमें पूरे अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो अब हम कॉस्ट तो लेंगे ही ना, पैसे तो उसके उतना ही चार्ज करेंगे। इसमें जो ट्रैकिंग रिस्क वाली चीज है वो कंफ्यूज की जा सकती है हमारी एट्रीब्यूशन, बिकॉज परफॉर्मेंस विल रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर कंस्ट्रेंट्स रादर देन मैनेजर के जो डिसीजंस है वो। इन्वेस्टर बिहेवियर, जैसे कि मान लो जब इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर होगा ना वो खुद अपनी कोशिश करेगा कि मैं इन्फ्लुएंस कर दूं अपने जो पोर्टफोलियो उसको। अब क्या होगा, इससे निगेट करेगा वो बेनिफिट। अब मैंने अगर मैनेजर को हायर किया हुआ है और सारा काम जो मेरा इन्वेस्टर है वो ही कर रहा है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैनेजर को तो कुछ काम ही नहीं बचेगा, जब सारा काम इन्वेस्टर करेगा। बट इसके लिए चलो ठीक है कर रहा है, वो खुद से अपना सारे स्टॉक्स वगैरह होल्ड कर रहा है, बट इससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर गई फिर किस पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी एक मैनेजर पे कि आप मैनेज कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, वो तो आपको मेरे को समझाना चाहिए था। क्लाइंट तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर जो है ऐसे ही बोल देगा। और इससे क्या क्या चीजें आ सकती है, अगर कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है या उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसका जो परफॉर्मेंस चेजिंग है वो रिटर्न के पीछे भागेगा, अपना रिस्क नहीं देखेगा, फिर उसके बाद फेमिलियरिटी बायस होगा कि हाँ चलो उसको एक चीज ना याद आ गई कि उसके फ्रेंड ने ना ये वाला स्टॉक लिया था और इससे ना उसका अच्छा खासा वेल्थ जनरेशन हो गई, तो उसको क्या एक फेमिलियरिटी बायस है, तो वो ही स्टॉक्स चूज करने की कोशिश करेगा। लॉस एवर्जन होता है कि वो लॉस से बचने की कोशिश करेगा, जबकि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर को पता है कि वो रिस्क के हिसाब से ही है, उस सब चीजों को इतनी नॉलेज इन्वेस्टर के पास नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट है, बट जो इन्वेस्टर है उसको इतना ज्यादा उसको डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा गोल होगा वो होगा हमारा कॉस्ट बेनिफिट को हम इवेल्युएट करें और हम जज करें अपनी सूटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू आवर आईपीएस। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे जो इसमें इन्वेस्टमेंट टर्म्स, एक हमारा ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में एक थर्ड टर्म्स वाला पोर्शन, टर्म्स वाली चीज में हम ना दो चीजों को देखेंगे, एक तो हमारा लिक्विडिटी जो हम अभी देख रहे हैं इस वाली स्लाइड में, और हमारा है एक है हमारा मैनेजमेंट फीस जो हम अभी नेक्स्ट उसमें अपना सब टॉपिक में पढ़ेंगे। तो लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, लिक्विडिटी क्या होती है, हम कितनी जल्दी सिक्योरिटी और एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड एसेट है हम उसको क्या बोलेंगे, वो है क्लोज्ड एंडेड फंड्स या फिर हमारे ईटीएफ्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर कोई लिक्विड इससे कम है, फिर है हमारा हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, सबसे ज्यादा लिक्विड ये होते हैं ईटीएफ्स और क्लोज एंडेड। उसके बाद हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी या फिर हमारे वेंचर कैपिटल जो होते हैं वो होते हैं। हेज फंड्स जो है उनकी उनकी ना चार लिक्विडिटी जो होती है वो उनके चार बेसिक फीचर्स है। ये एक बेसिकली टर्म है जो हमें पता होना चाहिए। रिडेम्पशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है,
कि कितना ऑफन एक इन्वेस्टर विड्रॉ कर सकता है अपना कैपिटल फ्रॉम द फंड। रिडेम्पशन फ्रीक्वेंसी मतलब कितना ज्यादा, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली वो कितने बार उसको रिडीम कर सकता है। नोटिफिकेशन पीरियड क्या होता है, जब एक इन्वेस्टर को बताना पड़ता है एडवांस में कि उसको कितना उसको रिडीम करना है। रिडीम मतलब उस फंड में अगर वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कितने पैसे चाहिए और क्यों चाहिए, ये पूरा उसको बताना पड़ता है। नोटिफिकेशन पीरियड उसको ही बोलते हैं। लॉकअप पीरियड होता है, मान लो मैंने अगर एक फंड बनाया है तो मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे SGB जब आया था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो उसकी एक जो लॉकअप पीरियड है वो शायद 5 ईयर्स था। 5 ईयर्स तक तुम उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते, बट आफ्टर 5 ईयर्स तुम उसको रिडीम कर सकते हो अगर कुछ अमाउंट करना है तुम्हें। तो लॉकअप पीरियड होता है कि हम जब इन्वेस्टर्स कैन नॉट रिडीम देयर होल्डिंग्स। वो भी दो तरह के होते हैं, हार्ड लॉक और सॉफ्ट लॉक। हार्ड लॉक होता है जिसमें नो रिडेम्पशन होते हैं, बट सॉफ्ट लॉक में हम क्या करते हैं, हम फीस चार्ज करते हैं जो कि एक फंड को पे करनी पड़ती है जब वो रिडेम्पशन कर रहा है। कुछ म्यूचुअल फंड्स में ये वाली सॉफ्ट लॉक होती है कि उसको फीस चार्ज करनी पड़ती है अगर वो रिडीम करना चाह रहा है। गेट्स होता है, गेट्स क्या होता है कि अगर कितना अमाउंट ऑफ फंड्स वो रिडीम करना चाह रहा है एक रिडेम्पशन डेट पर। रिडेम्पशन फ्रीक्वेंसी मतलब कितना ऑफन वो करना चाह रहा है। गेट्स मतलब कितना अमाउंट वो करना चाह रहा है एक उसमें रिडेम्पशन डेट में। बट हम अभी तक हमने बहुत बार देखा कि इलिक्विडिटी गंदी होती है, हमें इलिक्विड एसिड से बचना चाहिए और लिक्विड एसिड ज्यादा अच्छे होते हैं। बट हमारे पास ना कुछ एडवांटेज है हमारे इलिक्विडिटी के, नॉट लिक्विडिटी, इलिक्विडिटी के हमारे क्या एडवांटेज है। इलिक्विड अगर कोई एसेट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म व्यू है बना सकते हैं और अपने लेस लिक्विड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम जो ओवर रिएक्शन होता है ना, जैसे प्राइस मान लो गिर गया है, अगर कोई हमारा इलिक्विड एसेट है तो उससे क्या होगा, हमने मान लो हम ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। ओवर रिएक्ट मतलब उसमें हम क्या करेंगे कि अगर मार्केट गिर गई है तो हम उससे कोई पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा सेकंड है हमारा रिड्यूस्ड, हमारे सेल पोर्टफोलियोज नहीं करेंगे हम इन अपॉर्चुन टाइम्स में, मतलब ऐसे टाइम्स में हम नहीं करेंगे जहां हमें नहीं करना चाहिए। मान लो कि वहां से मार्केट रिवर्सल हो गई और बट हमने इलिक्विड एसेट्स में डाल रखे, तो इससे तो हमें एडवांटेज हो गया एक, जो हमारा रिवर्सल होने का था, जो कि हम अगर लिक्विड होते तो हम फटाफट से उसको सेल कर देते। लास्ट हम आ गए हैं अपने सब टॉपिक पे जिसमें है मैनेजमेंट फीस। मैनेजमेंट फीस वाला जो पोर्शन था ना वो हमने पहले भी देखा हुआ है, लेवल 1 में देखा है वो। ठीक है, मैनेजर्स जो है वो चार्ज करते हैं फीस क्योंकि उनको अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट, उनका भी तो कोई कॉस्ट होता है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो उनका काम करने का कॉस्ट है वो लगता है, उनको भी तो कवर करना है। और उनको भी तो अपने रिटर्न अर्न करनी है, जो ह्यूमन कैपिटल, जो मतलब अपना पूरा वो अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी स्किल लगा रहे हैं, अपने एक्सपर्टीज लगा रहे हैं, तो उसके लिए वो कुछ तो पैसे चार्ज करेंगे। हाँ, जो फिक्स कॉस्ट होती है मैनेजर की वो स्मॉल होती है और ज्यादातर वो होती है जैसे कि टेक्नोलॉजी अगर कुछ है या फिर उसकी कोई लॉन्ग टर्म ऑफिस लीजेस है। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो होती है जो पैसे इन्वेस्टमेंट, जो उनके और भी टीम्स है उनको पैसे देने, या फिर अपनी जो मार्केटिंग करते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है वो होती है। अब जो इन्वेस्टमेंट फीस है वो बहुत तरह से चार्ज की जा सकती है, जैसे कि हम एसेट अंडर मैनेजमेंट का कुछ पोर्शन ले या फिर कोई डिक्लाइनिंग परसेंटेज फीस है, जैसे जैसे AUM इंक्रीज हो रहा है ना वैसे वैसे जो फीस है वो गिर रही है, ताकि हम जो हमारे क्लाइंट्स है वो बने रहे हमारे पास ही। मिनिमम अकाउंट साइजेस या फिर मिनिमम डॉलर फीस हम कोई रख रहे हैं कि 100 रुपीज तो आपको देने ही पड़ेंगे, या तो हम फिक्स परसेंटेज रख रहे हैं कि 1% आपको दे देना डॉलर फीस हो गई। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है मैनेजर्स को कि वो कितना विलिंग है अपना पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मैंडेट की तरफ। इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैनेजर रूटीनली, ताकि वो एक्ट कर सके क्लाइंट के बेनिफिट में। एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, इसको हम ये भी बोलते हैं एड वेलोरम फीस, यानी कि अगर मान लो 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो मैं इसमें बोल रही हूँ कि मेरे को 1% फीस दे देना, तो ये होगी मेरी स्टेटेड परसेंटेज रेट्स टू एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो 100 जो भी करोड़ है उसका 1% मेरे को तुम्हें देना ही पड़ेगा, ये मेरी AUM फीस है। इसे हम बेस फीस भी बोलते हैं, जो चाहे मार्केट अप जाए चाहे मार्केट डाउन जाए तुम्हें इतना तो पे करना ही पड़ेगा। वो क्यों होता है, ताकि मैनेजर्स अट्रैक्ट कर सके और रिटेन कर सके एसेट, और जो जनरेट कर सके एडेड वैल्यू एक्सपीरियंस मार्केट्स पे। जो हमारी ये डिक्लाइन भी होती है कभी कभार ये वाली फीस, जबकि मार्केट क्योंकि बढ़ रही है तो हमने कुछ अपना स्किल नहीं लगाया ऐसा, तो इससे क्या होगा, हम ना ये कभी कभार गिर भी जाती है कि हम 1 नहीं हम 0.5% लेंगे। एसेट्स को हम बोलते हैं दे आर स्टिकी। अगर एक इन्वेस्टर किसी मैनेजर से जुड़ गया है तो वो ज्यादा अपने मैनेजर्स को ना चेंज करना प्रेफर नहीं करता। अब दो तरह की फीस होते हैं, एक तो AUM या फिर बेस फीस होती है और एक होती है हमारी परफॉर्मेंस फीस।
जो हम अभी देख रहे हैं परफॉर्मेंस फीस क्या होती है, जैसे AUM क्या है, हमारा फिक्स पोर्शन है, ये तो हमें कितना, अगर तुमने 100 करोड़ लगाया तो 1% तुम्हें देना ही पड़ेगा। परफॉर्मेंस फी क्या होती है, अब हम इसमें ना क्या कर रहे हैं, ये वाली सारी टर्म्स आपने पहले भी सुनी होगी, जैसे हर्डल रेट हो गया। अब इसमें मैं बोल रही हूँ मेरी अगर मैं बोल रही हूँ कि ना 7% तो हमारी FD की रिटर्न है, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, 7% FD की रिटर्न है। अगर मैं इससे ऊपर कोई भी रिटर्न दे रही हूँ आपको जनरेट करके, तो आपको मेरे को ना परफॉर्मेंस बेस्ड फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये बहुत तरह की होती है, तो 7% एक जस्ट एन एग्जाम्पल है, ऐसे ये 15% भी हो सकता है। परफॉर्मेंस फीस समझ आई कि क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड फीस क्या है, जिसमें हमें जो हमारी पूरी की पूरी इतना इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें परफॉर्मेंस फीस देनी पड़ेगी। दे आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ईदर टोटल और रिलेटिव रिटर्न एंड द रिटर्न शेयर्ड बाय एन, वो परसेंटेज में हो सकती है या फिर नेट ऑफ बेस और फिक्स फी भी हो सकती है। जो परफॉर्मेंस फीस होती है वो एनुअली पे की जाती है या फिर उससे कम भी हो सकती है। इसमें हमारा मैक्सिमम या फिर हाई वाटर मार्क क्लॉ भी होता है, जिसमें कि क्लॉबैक क्या होता है, क्लॉबैक फीचर होता है। मान लो मैंने ना पिछले साल ना लॉस किया 100 रुपीज का, और इस साल ना अभी प्रॉफिट हुआ है हमारा 120 रुपीज का, तो मैं 120 पे, ये नहीं कि 120 मैंने एक्स्ट्रा कमाया तो मैं आपको मेरे को परफॉर्मेंस फीस दे दो। क्लॉबैक फीचर क्या बोलता है, जब तक तुम प्रीवियस का जो भी तुमने लॉस नहीं किया है, तुम जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम उसे पैसे नहीं चार्ज कर सकते। इस एग्जाम्पल में अगर 120 का प्रॉफिट मेरे को अभी हुआ है, 100 रुपए का लॉस मेरे को पिछले साल हुआ था, जब तक मैं वो 100 रुपए कवर नहीं कर देती तब तक मैं परफॉर्मेंस फीस नहीं ले सकती। इसमें क्या होगा, जो 100 रुपए है 120 में से वो कट होंगे, और जो 20 रुपीज है उसमें ही मेरे को परफॉर्मेंस फीस मिलेगा, ना कि 120 पे। मैनेजर्स क्या करते हैं, कमांड करते हैं अट्रैक्टिव टर्म्स, ताकि वो हाईएस्ट अपना बेस फीस रख सके, और इसमें क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग हो सके अपनी फीस अरेंजमेंट्स पे। बट जो लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी कभार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं हमारे फीस शेड्यूल को, ताकि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह मिल जाए, क्योंकि हम बोलते हैं हमारे पास ज्यादा एसेट्स है तो तुम मेरे से ना कम फीस चार्ज कर लो। फी स्ट्रक्चर जो है बहुत केयरफुली डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो एक पार्टी को फेवर ना करे। जो परफॉर्मेंस बेस्ड फी होती है वो मिस एस्टिमेट करती है पोर्टफोलियो के रिस्क को, क्योंकि हम अब जब भी हमारा रिटर्न, मान लो मैंने बोल रही हूँ कि मैंने 10% की रिटर्न कमाई है, बट उसमें से मैनेजमेंट फीस की तो मैं बात ही नहीं कर रही कि ये नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस है, तो मैं बात ही नहीं कर रही। और अगर मेरे को लॉस हो रहा है तब भी मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मेरे को अपना पूरा का पूरा फीस तो देनी पड़ रही है तब भी। परफॉर्मेंस बेस्ड फीस आर स्ट्रक्चर्ड इन वन ऑफ द 3 बेसिक वेज। एक तो होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जिसमें अगर लॉस हो रहा है या फिर अपसाइड हो रहा है, दोनों में मैनेजर फुल्ली एक्सपोज्ड है, उसको कंप्यूटेड फी क्या होगी, बेस तो देना ही पड़ेगा प्लस शेयरिंग ऑफ परफॉर्मेंस होगा। जो बोनस स्ट्रक्चर होगा, बोनस स्ट्रक्चर में जो मैनेजर है वो फुल्ली एक्सपोज नहीं है डाउन साइड पे, बट उसको जितना भी अपसाइड होगा उसको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस नहीं होगा उसको। अगर मान लो मार्केट गिर गई या उसने लॉस कर दिया कोई ऐसी सिक्योरिटीज लेके, तो उसको उसमें उसके परफॉर्मेंस फीस में से नहीं कटेगा, सिमेट्रिकल में कटेगा। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटेड फी क्या होगा, हायर ऑफ द ईदर, या तो बेस अगर ज्यादा या फिर बेस प्लस शेयरिंग पॉजिटिव परफॉर्मेंस, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। मतलब अगर उसने लॉस खाया तो उसको बेस तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चली गई तो बेस भी मिलेगा प्लस उसको पॉजिटिव परफॉर्मेंस का शेयर भी मिलेगा। सिमेट्रिक में क्या होगा, बेस तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे डाउन जाए चाहे अप जाए, प्लस अगर अप गई तो उसको शेयरिंग ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा। बोनस स्ट्रक्चर क्या होता है, जब मैनेजर इज नॉट फुल्ली एक्सपोज टू ईदर डाउनसाइड और अपसाइड और डाउनसाइड में कुछ उसको पैसे नहीं मिलने वाले, तो कंप्यूटेड फी क्या होगा, हायर ऑफ द बेस या फिर बेस प्लस शेयरिंग ऑफ परफॉर्मेंस टू अ लिमिट। इसमें लिमिट सेट कर दी है कि तुम्हारा अगर परफॉर्मेंस इतना हुआ है, अगर 1% तुम्हें परफॉर्मेंस फी या 2% तुम्हें परफॉर्मेंस फी मिल जाएगी, अगर तुम मतलब लिमिट सेट कर दी इसमें। अब इसके ना डिसएडवांटेज क्या है परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रक्चर के, जो मैनेजर्स होंगे उनको क्या होगा, उनको इंक्रीज करने में रिस्क बहुत ज्यादा, कि उसको रिस्क जितना ज्यादा लूंगा उतना ज्यादा मेरे रिटर्न्स इंक्रीज होंगे। बट इससे क्या होगा, मान लो अगर रिस्क टॉलरेंस नहीं है एक इन्वेस्टर की, या उसके सूटेबल नहीं है वो रिस्क, तो वो तो सही नहीं है, वो तो अनएथिकल हो गया। तो जो मैनेजर है वो उसको क्या होगा, उसको तो रिस्क लेना ताकि उसकी परफॉर्मेंस फीस बढ़े, बट ऐसा हमारा एक कंप्लायंस होना चाहिए, ऐसे कंपनसेशन सिस्टम होने चाहिए जिसकी वजह से हम पीनलाइज कर सके पोर्टफोलियो मैनेजर्स को जो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, और उनको रिवॉर्ड कर सके जो अच्छी सुपीरियर रिटर्न्स ले रहे हैं। सेकंड, इसमें क्या बोल रहे हैं, जब मैनेजर्स के पास जो क्लाइंट्स है विद वेरिंग फी स्ट्रक्चर, मैनेजर्स के जो क्लाइंट्स है उनके पास वेरिंग फी स्ट्रक्चर है। मान लो ऐसा कोई क्लाइंट है मेरा जो मेरे को ना ज्यादा पैसे दे रहा है, ज्यादा परफॉर्मेंस फीस दे रहा है, तो मेरा सारा ध्यान उसी एक क्लाइंट के पास जा रहा है जो मेरे को ज्यादा फीस दे रहा है, जो कि अनएथिकल है, क्योंकि हमारे एथिक्स के हिसाब से हमें हर एक क्लाइंट को इक्वली ट्रीट करना है।
और जिसकी वजह से अगर जो हम नहीं करते तो हमारा पूरा का पूरा करियर खराब हो सकता है, हमें जेल जाना पड़ सकता है, हम पे लीगल चार्जेस लग सकते हैं। थर्ड हमारा है जो मैनेजर कंट्रोल करता है टाइमिंग ऑफ प्रॉफिट रियलाइजेशन, प्रॉफिट उसको कब रियलाइज करना है ये जब मैनेजर के हाथ में होता है। कोई कुछ क्या करते हैं मैनेजर्स, होल्ड करते हैं एसेट्स को, जबकि वो मान लो एक ना कोई सिक्योरिटी है, ए सिक्योरिटी है, वो लॉस में है, बट ना वो जो मैनेजर है वो उसको होल्ड करे जा रहा है क्योंकि उसका शॉर्ट टर्म का व्यू था कि 2 साल तक उसको होल्ड करना था, बट अभी ये चीज है ना, ये सिक्योरिटी लॉस में है। तो अगर इसका ये मैं बोल रही हूँ कि इसने क्या कि लॉस में है, बट इसका ना अब इसको लग रहा है कि कोई न्यूज आएगी जो 5 साल बाद आएगी तो ये वाला स्टॉक अच्छा बढ़ जाएगा, तो वो इसको बेच नहीं रहा है और इसको ना होल्ड पे रखा हुआ है इसने 5 साल के लिए और ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मान लो जो अगर वो 2 में ही 2 साल में ही बेच देता तो इससे क्या होता, ये दूसरे ये वाला जो मनी है इसको निकाल के कहीं और ऐसे एसेट में डाल सकता था जहां अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है, बट ए ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है उस प्रॉफिट रियलाइजेशन को, टाइमिंग को। ठीक है, जो कि गलत है। मैनेजर्स क्यों करते हैं, वो तब भी करते हैं जब क्लाइंट को बेनिफिट हो रहा है कि उसको वो सेल कर दे। हेज फंड्स लोग ऐसे करते हैं, बट जब क्लॉबैक फीचर आ जाएगा ना वो उसकी वजह से नहीं करते। फोर्थ है फंड्स ऑफ फंड्स बोलते हैं जिसको, वो क्या करते हैं एडिशनल फीस को चार्ज करते हैं। ठीक है, एडिशनल फीस चार्ज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डिफरेंट डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बिटवीन एक्सपेंसेस एंड द पोटेंशियल एडेड वैल्यू ऑफ एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर। इसमें क्या बोल रहे हैं, जो अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, अनसर्टेनिटी क्या है, एक्सपेंसेस और एडेड वैल्यू ऑफ एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दोनों में अनसर्टेनिटी है। एक्सपेंसेस क्या है, हमारे एक्सपेंसेस को हमें पे करना ही पड़ता है, सर्टेन है वो हमें पे करना ही करना है। और जो वैल्यू एडेड है वो क्या है, हमारी अगर मान लो 10% हमारी पैसिव इन्वेस्टमेंट है कि इतना रिटर्न है, बट जो एक्टिव है हमारी वो 2% है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है कि अगर ग्रॉस रिटर्न अगर कोई एक्टिव स्ट्रेटेजी ने कमाई है वो है हमारी 2% ग्रेटर देन पैसिव इन्वेस्टमेंट। मान लो अगर मेरे को ना निफ्टी या ईटीएफ से 10% मिल रहा है, बट मेरी जो मैंने एक्टिव मैनेजमेंट की उससे मेरे को 12 मिल रहे हैं। ठीक है, तो और इससे क्या बोल रहे हैं, जो कॉस्ट है ना वो भी 2% है, मतलब जो ये 2% तो मेरा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था वो तो ये खा ही जाएगा कॉस्ट में, तो मेरा 10% का ही प्रॉफिट हुआ है रिटर्न। तो बट जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है ना उसको क्या है, दोनों में है तो वो 10% ही उसको एक्चुअल में रिटर्न मिल रहा है, बट वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा अपनी पैसिव स्ट्रेटेजी, जबकि एक्सपेक्टेड नेट रिटर्न ऑफ जो स्ट्रेटेजी है 10% ही मिल रहा है, बट वो फिर भी पैसिव इन्वेस्टमेंट चूज करेगा क्योंकि वो अनसर्टेन है अपना आउट परफॉर्मेंस ऑफ कि आउट परफॉर्मेंस वो जो पैसिव मैनेजर जो मैनेजर है इन्वेस्टमेंट मैनेजर की वो आउट परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, वो उसको अनसर्टेन है, बट तो इसलिए वो क्या चूज करेगा, अपना पैसिव स्ट्रेटेजी चूज करेगा। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। 3 चैप्टर्स में से हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, हमारा बचा है लास्ट चैप्टर रीडिंग नंबर 3, जो हम अगले दिवाली से पहले तो एटलीस्ट हो ही जाएगा, हमें पूरा पूरा यकीन है ये। तो ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इसमें हमने परफॉर्मेंस जो हमारी मेजरमेंट वाला सब्जेक्ट है इसमें मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगा अभी तक जो टॉपिक है, जो चैप्टर्स है, क्योंकि हम एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया देख रहे हैं। तो अगर किसी को कुछ चीज नहीं समझ आ रही है इसमें तो वो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना, और अगर पीडीएफ्स वगैरह भी चाहिए हो तो वो भी बता देना। ठीक है, चलो अब हम कल मिलते हैं। ओके बाय, साइनिंग ऑफ।